प्रेमचंद की एक कहानी ईदगाह है हिंदी में, उसे इसलिए सिलेबस से हटा दिया कि अगर गांव में मेले लगेंगे और हामिद अपनी दादी के लिए चिमटा मेले से खरीदेगा तो मल्टीनेशनल कंपनियों के ब्रांडेड चिमटे ऑनलाइन कैसे बिकेंगे। आप सब लोगों को दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के इस मुशायरा कवि सम्मेलन के विशेष आकर्षण भाई इमरान प्रतापगढ़ी और तमाम लोग, मैं किसी गलतफहमी में नहीं हूं। अब इस मुशायरे में वही लोग बैठे हैं जो या तो इमरान प्रतापगढ़ी को सुनना चाहते हैं या फिर जो दूसरों के साधन पर आए हैं। ये जब से राज्यसभा के मेंबर बने हैं तब से मुझे भी पहली बार मिले, आज मैं भी सुनना चाहूंगा। ये आदमी नेता बनने के बाद भी देखते हैं कितना सच बोलता है। व्यापारी सन्यास कर रहे हैं और सन्यासी व्यापार की सोच रहे हैं। इस देश में साहब मूर्खताओं से बड़ी चहल पहल है। झटका और हलाल पर बहस हो रही है और बकरे की कोई मर्जी नहीं पूछ रहा। भाई उसकी भी तो सलाह पूछ लो। लेकिन भगवान राम भी जानते हैं कि उनके लिए जो कुछ किया गया उसमें भक्ति कितनी है और पॉलिटिक्स कितनी है, वरना अयोध्या में थोड़ी हारते। भाई प्रभु श्री राम की सबसे ज्यादा कृपा तो आडवाणी जी पे होनी चाहिए थी, लेकिन आडवाणी जी भले आदमी, उनको थोड़ी मालूम था कि मोदी जी पांव छूने के बहाने जमीन खींच लेंगे। देखो ऐसे अंधेरे दौर में दो ही आइडियोलॉजी हैं जो आपको बचा सकती हैं, एक महात्मा गांधी और दूसरे चार्ली चैपलिन। हंसोगे तो बचोगे। हाँ, और कितना भी बड़ा फासिस्ट हो, डिक्टेटर हो, मजाक से बहुत डरता है। इसलिए होमवर्क मत लो आप। कोई भी आपको होमवर्क देता है तो आप ले लेते हो, उसी में फंस जाते हो। होमवर्क मत लो। लोग मुझसे कहते हैं कि साहब आपको कभी कोई धमकी वमकी नहीं मिलती? मैंने कहा मुझे नहीं मिलती, क्योंकि सोशल मीडिया मैं इस्तेमाल नहीं करता और किताबें वो नहीं पढ़ते। और मैं समझ जाता हूं कि कौन होमवर्क दे रहा है, मैं लेता नहीं हूं, क्योंकि इस देश में आजकल कोई संकट नहीं है। मेरे से उम्र में छोटे हैं इसलिए मजाक कर लेते हैं। बहुत खरे आदमी है, छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करना और अल्पसंख्यकों की और दबे हुए लोगों की आवाज पार्लियामेंट में उठाना, मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज पहली बार मिले इस देश में, और कोई नहीं, सिर्फ चरित्र का संकट है, कैरेक्टर का संकट है। पिछले दिनों एक ऐसे मुशायरे में एक सज्जन बैठे थे, नेता थे। मैंने जानता नहीं था किस पार्टी के हैं। मैंने कहा साहब कांग्रेस में हो? बोलो नहीं बीजेपी में हैं, कांग्रेस में आधे घंटे पहले थे। कौन किधर से आ रहा है किधर जा रहा है। और ये भाजपा भी देखो, जो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, ये भी हर समय इनका इतना कॉन्फिडेंस गिरा हुआ है कि हर समय कांग्रेस में तोड़फोड़ में लगे रहते हैं। कितने कांग्रेसी इकट्ठे कर लिए जो स्वार्थी और मौकापरस्त थे, वो थोड़े से दबाव में डर करके या लालच में चले जाते हैं। अगर यही हालत रही तो अगला जो पार्लियामेंट का चुनाव होगा उसमें बीजेपी का चुनाव चिन्ह होगा हाथ के पंजे में कमल का फूल। और ये थोड़े दिन के संकट हैं, जल्दी इंडिया डिजिटल हो जाएगा तो ये तोड़फोड़ आपको मैनुअली नहीं करनी है। फिर आपको इस तरह के स्वार्थी नेता अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे मिलेंगे, और बूढ़े और रिटायर्ड नेता भी निराश न हो, वो अपने आप को OLX पर डाल सकते हैं। हाँ। आइडियोलॉजी का संकट है और कोई संकट नहीं। जब इस अंधेरे वक्त में मीडिया भी जय बोल रहा है, भक्त भी जय बोल रहे हैं, तो यही एक ऐसा दिया है जो थोड़ा टिमटिमा रहा है।
काफी संख्या में माताएं बहनें यहाँ बैठी हैं, मैं आपका विशेष आभार प्रकट करता हूं। और देखो, आप लोग भी शादीशुदा हो तो पत्नी को साथ रखा करो, वरना मन की बात भी रेडियो से करते फिरोगे। एक दिन तो एक इनकम टैक्स के बड़े अधिकारी ने मजाक की, बोले सरकार के खिलाफ, व्यवस्था के खिलाफ इतना तीखा मत बोला करो, वरना किसी दिन छापा वापा वाले भिजवा देंगे। मजाक थी, मेरे परिचित थे। मैंने कहा साहब भिजवा दो। गबन के नाम पर एक हिंदी के राइटर के घर में लाइब्रेरी में प्रेमचंद के गबन उपन्यास के अलावा क्या मिलेगा? और अगली जो बात मैंने कही उस पर आपकी मोहब्बत मिलनी चाहिए। मैंने कहा फिर भी ऊपर के दबाव में जबरदस्ती भिजवाओगे छापा वाले, तो हम भी बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। शाम को जिसको चोर और अपराधी कहते हैं, सुबह उसे पार्टी में शामिल कर लेते हैं, वो उज्जवल हो उठता है। शायद यही प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना है। समय की अपनी सीमाएं हैं। आपको इमरान भाई को सुनना है, आज मैं भी सुनना चाहूंगा। अच्छा, मुझे आधे घंटे बोलना है? ये तो आपने कम बताया, मेरी तो फ्लाइट ही परसों शाम की है। मीडिया के लोग यहाँ बैठे हैं, चलो अच्छी बात है कि बैठे हैं, वरना अब तक तो लेटे हुए थे। हाँ, 400 से 240 पे अटके तो ये भी बैठे हैं। क्या ऊधम मचाया। हालांकि गलती इनकी नहीं है, वो जो मीडिया हाउस चलाते हैं ना, जिन्होंने कलम इनकी जेब में रख दी और कैमरा कंधे पे लटका दिया, हाथ पीछे बांध दिए, तो ये भी क्या सच बोलेंगे। वरना इनको अगर थोड़ा फ्री हैंड कर दिया जाए तो ये भी बता देंगे कि बदलाव कैसे होता है, क्रांति कैसी होती है। प्रधानमंत्री कदम ताल करते हैं तो मीडिया उसको मार्च पास्ट बताता है। वहीं से मैंने एक लघु कथा निकाली। दरअसल मैं नस्र पढ़ता हूं, और देखो नस्र भी पढ़ी जा सकती है। मुझे नहीं मालूम कि यहां कन्नड़ में अखबार कैसे पढ़े जाते हैं। हमारे यहां तो 3 चीजों के लिए छपते हैं: बिजली कटौती, उठावना और राशिफल, और रोज नए निकलते हैं। एक दिन तो अखबार के दफ्तर से 2 लोग आ गए, बोले संपत सरल जी नया अखबार लॉन्च कर रहे हैं, आप भी ग्राहक बन जाओ। क्योंकि अखबारों का कोई पाठक तो बनता नहीं, ग्राहक ही बनते। 1 रुपए में 16 पेज। और जो मैंने जवाब दिया, 1 रुपए में 16 पेज। मैंने कहा भैया रुपया चाहे 1 की जगह 2 ले जाए, लेकिन 16 पेज खाली दे जाया कर। फिर मैंने रिसर्च की कि इतने अखबार बिकते कैसे। तो अचानक एक दिन एक अखबार के दफ्तर से फोन आया, बोलो संपत सरल जी आज आपका नाम हमारे अखबार में छपा। मैं बड़ा खुश हुआ, जी आपका अखबार कहाँ मिलता है? बोलो हमारा अखबार कोई होकर नहीं बांटता, जिस किसी का नाम छप जाता है दिन भर वही खरीद खरीद कर बांटता है। और वो प्राइम टाइम पर बहस देखते हो आप, जैसे किसी जमाने में अवध के नवाब मुर्गे लड़ाते थे। 4 जन बहसी आते हैं, एक मुद्दे का समर्थक, दूसरा मुद्दे का विरोधी, तीसरा बुद्धिजीवी दोनों को हड़काने वाला, और चौथा एंकर तीनों को भड़काने वाला। और आपकी तालियां उठेंगी, चौथा एंकर तीनों को भड़काने वाला। बहस होनी होती है गरीबी की रेखा पर, और करते रहते हैं रेखा की गरीबी पर। वहीं से मैंने एक छोटी सी शॉर्ट स्टोरी निकाली, जिसे हिंदी में लघु कथा कहते हैं। ब्रेकिंग न्यूज, खबर कैसे तानी जाती है। आत्मनिर्भर नामक राज्य में डिजिटल क्रांति भले ही होने को थी, पर न्यूज क्रांति हो चुकी थी। न्यूज चैनल खबरें तलाशते नहीं गढ़ते थे, और देते नहीं फैलाते थे। ब्रेकिंग न्यूज की तो मारामारी रहती थी। अब कहानी यहां से शुरू होती है। एक दिन जो ही राजा नहाकर स्नान घर से निकला, त्यों ही एक न्यूज चैनल ने ब्रेकिंग न्यूज दागी, राजा नहाया। दूसरे न्यूज चैनल ने खुशी जाहिर की, राजा आज भी नहाया। तीसरे न्यूज चैनल ने अटकलें लगाई,
राजा क्यों नहाया? चौथे न्यूज चैनल ने नई जानकारी दी, राजा पहली बार नहाया। पांचवें न्यूज चैनल ने आत्मनिर्भरता की पुष्टि की, राजा खुद नहाया। और इस बार आपकी तालियां रुकेंगी नहीं, छठे न्यूज चैनल ने रहस्योद्घाटन किया, राजा पानी से नहाया। राजा पानी से नहाया। सातवें न्यूज चैनल ने ब्रेकिंग न्यूज में गर्मी भरी, राजा गर्म पानी से नहाया। आठवें न्यूज चैनल ने स्थिति और साफ की, राजा साफ पानी से नहाया। नौवें न्यूज चैनल ने गुप्त जानकारी दी, राजा स्नान घर में नहाया। 10वें न्यूज चैनल ने राहत भरी ब्रेकिंग न्यूज चलाई, राजा आज तो नहाया। और अगली पंक्तियों पर आप तालियां बजाना, एक श्रोता का, सुनने वाले का ऑब्जर्वेशन, सच्ची घटना है। उसने खड़े होकर कहा, संपत सरल जी इसमें 11वीं ब्रेकिंग न्यूज और जोड़ो, राजा गीले पानी से नहाया। भ्रष्टाचार में तो देखो कमी आई है, रेट डबल हो गए, गारंटी आधी है। हाँ, और कोई परिवर्तन नहीं आया है। अप्लाई एक ने किया, एग्जाम में दूसरा बैठा, इंटरव्यू तीसरे ने फेस किया, नौकरी मिली चौथे को और करता रहा पांचवा। वेतन छठे ने उठाया और पेंशन हुई सातवें की। अब आपकी मोहब्बत मिलेगी, जबकि सातवें की डेथ तभी हो गई थी जब पहले ने अप्लाई किया था। हम कैसा समाज बना रहे हैं? विकास ये नहीं है कि कितने एक्सप्रेस वे बने, कितने फ्लाईओवर बने, कितनी वंदे भारत चली और कितनी एक्सप्रेस ट्रेनें चली, कितने हवाई जहाज उड़े। ये तो जरूरतें हैं, समय के हिसाब से घटती बढ़ती रहती है। ये नहीं थी तब भी आदमी चल रहा था। असल विकास ये है कि समाज में भय, लालच, ईर्ष्या, अहंकार, झूठ और बेईमानी कितने घटे। मैं बधाई देना चाहता हूं मैसूर के प्रशासन से। सैकड़ों साल की एक परंपरा है यहां दशहरा उत्सव की, और उस बहाने मेले लगते हैं। छोटे छोटे दुकानदार अपनी चीजें सजाते हैं और लोग अपनी जरूरतें पूरी करते हैं। यही मोहब्बत है, यही हिंदुस्तान है। ये मेले लगते रहने चाहिए। आप क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, ये तो सोचो। आप क्या पढ़ेंगे, ये तक भी कहीं और से तय हो रहा। प्रेमचंद की एक कहानी ईदगाह है हिंदी में, उसे इसलिए सिलेबस से हटा दिया कि अगर गांव में मेले लगेंगे और हामिद अपनी दादी के लिए चिमटा मेले से खरीदेगा तो मल्टीनेशनल कंपनियों के ब्रांडेड चिमटे ऑनलाइन कैसे बिकेंगे। इसलिए ये मेलों की जो संस्कृति है ये जिंदा रहनी चाहिए। जब तक आप दुनिया की इकोनॉमी नहीं समझोगे तब तक आप पॉलिटिक्स नहीं समझ सकते। चाहे वो हमास और इजराइल का झगड़ा हो, चाहे वो यूक्रेन और रशिया का झगड़ा हो, चाहे और कहीं के झगड़े हो, दो चीजें हैं। फिर इसके बाद एक आर्टिकल सुना दूंगा। एक होता है बाजार और एक होता है बाजारवाद। बाजार हर युग की जरूरत है, दोनों में अंतर यह है, बाजार का मतलब है जरूरत के हिसाब से चीजें बनाना और बाजारवाद का मतलब है चीजें बना करके जरूरत पैदा करना। अब हथियार बना लिए तो लड़ो, उनके लिए ये युद्ध, ये आतंकवाद इंडस्ट्री है। दवाई बना ली, अब महामारी पैदा करो। तो चीजें बना करके जरूरत पैदा करते हैं। और अब विदेशी आक्रांता, अगर मैं एक निवेदन और कर दूं, ये पूरा समय इस दौर के लिए मैंने बहुत लिखा है, मेरी किताबें हैं राजकमल प्रकाशन से। अगर किसी ने आजादी का आंदोलन नहीं देखा है, नौजवान पीढ़ियां बैठी है, अगर उन्होंने आजादी का आंदोलन नहीं देखा है तो गुलामी की प्रक्रिया देख लो। आपको पता ही नहीं लग रहा है और चीजें किस तरह से किधर जा रही हैं। अब विदेशी आक्रांता, उपनिवेशवादी जिनसे टीपू सुल्तान लड़े थे, वो खैबर का दर्रा पार करके या समुद्री रास्ते से नहीं आते, मोबाइल, इंटरनेट, लैपटॉप के जरिए आते हैं। और उनके लिए जीपीएस और लोकेशन का काम वो करते हैं जो माता का, सीता का पता लगाने लंका गए थे और सोने की चमक देखी तो वहीं की नागरिकता ले ली।
इसलिए ये जो कुछ कर रहे हैं वो इनके हाथ में ही नहीं है। जिन्होंने कुर्सी पे बिठाया है वो अपनी कीमत वसूल रहे हैं, और जिस दिन वो स्क्रिप्ट पूरी हो जाएगी इनको हटा करके दूसरे को बिठा देंगे। लोग पूछते हैं कब हटेंगे, कब जाएंगे। नहीं, हर चीज की एक स्क्रिप्ट है, एक पटकथा है पूरी। गब्बर सिंह अगर शुरू में निपट जाता तो 16 साढ़े 3 घंटे थोड़ी चलते। वो जिस दिन स्क्रिप्ट पूरी होगी तो आप जो चीजें हैं वो समय पे छोड़ें और मोहब्बत से रहें, गहरा सोचें और इस मोबाइल को थोड़ा सा दूर रखें। यह भी आपको होमवर्क देता है। आदमी के पंजे में मोबाइल क्या आया, आदमी खुद मोबाइल के पंजे में आ गया। इसके फायदे भी बहुत हैं, लेकिन ये दुधारी तलवार है। एक रचना मैं आपको सुनाता हूं। वैसे तो सब कुछ इंटरनेट पे है, हम कवि और शायर तो इसलिए चल रहे हैं कि आप लोगों की याददाश्त कमजोर है। लेकिन लाइव सुनने का एक अलग आनंद है, उसमें नए अर्थ खुलते हैं। अगर आप कोई भी मंत्र हो, श्लोक हो, आयत हो 1000 बार सुनी हो तो भी वो नए अर्थ देती है। तब आप देखें, वे भी क्या दिन थे, पुराना समय। इसमें कुछ हिंदी के शब्द आएंगे लेकिन आप समझ जाएंगे। हाँ, सुहेल बैग साहब, हाँ, आप दिखते रहना, पेमेंट के चेक इन्हीं के पास है। क्या है, इसी से जीवंतता बनी रहती है, वरना तो घुट के मर जाएंगे। मैं आपको सच बताऊं, आपने 10 साल तकलीफ में निकाले होंगे, लेकिन मैंने नहीं निकाले और आप भी नहीं निकालोगे आज के बाद। प्रधानमंत्री अगर इतना मनोरंजन नहीं करते तो अपन घुट के मर जाते। राहुल गांधी 4000 किलोमीटर पैदल चले एक पैंट और टी शर्ट में, वो पूरे 4000 कपड़े बदल देते। वो तो मैं बताऊं, काशी गए थे गंगा में नहाने, तो जैसे डुबकी लगाई तब दूसरे कपड़े थे और निकले तो दूसरे थे। तो होमवर्क मत लो और मजे करो आप। ये सब बीमारियां सोशल मीडिया की। एक जमाना ऐसा था, देखो क्या बढ़िया संभाव सिंह ने सुनाया आपको प्यार प्रेम की कविताएं, और आप भी बड़े लट्टू होके सुन रहे थे। ये भी भूल गए कि उम्र कितनी है। एक जमाना ऐसा था जब मैं भी प्यार प्रेम की कविताएं लिखता था, जब तक अक्लदार नहीं निकली थी। उबासी के बहाने भी किसी लड़की के दांत दिख जाते तो 5-7 गजलें लिख मारता था, भले वो उबासी मुझको देख करके ले रही होती थी। और एक निवेदन कर दूं, माताएं बहनें बड़ी संख्या में बैठी हैं, प्रकृति के कुदरत के सृष्टि के नियम बदल सकते हैं, औरत के प्रति पुरुष की मानसिकता नहीं बदल सकते। बात अच्छी लगे तो माताओं बहनों को ताली बजानी है, इनके तो खिलाफ बोल रहा हूं। प्रकृति के कुदरत के सृष्टि के नियम बदल सकते हैं, औरत के प्रति पुरुष की मानसिकता बदल ही नहीं सकती। मर्द की फितरत होती है, अर्थी के रास्ते में भी औरत मिल जाए तो 80 साल का मुर्दा भी वाइब्रेशन मोड पर आ जाता है। लेकिन इतना भी तय है कि शादी होते प्यार का बुखार उतर जाता है। जैसे ही ब्याह की कुनेन खाई, प्यार का मलेरिया गायब। मेरे एक मित्र ने प्रेम विवाह किया। प्यार के दौरान जिस लड़की के साथ जो कंकर झील में फेंके थे, शादी के बाद दाल में निकल रहे। और ताली तो इस बात पर बजाओगे, जिस लड़की को लेकर भागा था अब उसको देखते ही भागता है। शादी के 3 दिन बाद मिला, मैंने कहा नया नया प्रेम विवाह किया, पत्नी को लेकर सिनेमा जाए, सैर सपाटा करके मंदिर मंदिर भटकता है। बोलो भाई साहब, सुना है जोड़े ईश्वर बनाता है, बस उसी को ढूंढना है। ये वो त्याग और समर्पण का काम है। प्यार मोहब्बत में आदमी को अपना कैरियर तक दांव पर लगाना पड़ता है। मैं ऐसे कई लड़कों को जानता हूं जो कॉलेज के जमाने में मेरे साथ पढ़ते थे, जिन्होंने अपने बाप की गाड़ी कमाई से प्रेमिकाओं को जलेबी खिलाई, आजकल शहर के नामी हलवाई बने हुए हैं। इमरान भाई कह रहे हैं कि आज जलेबी का जिक्र मत करिए। यार, हरियाणा में चुनाव आ रहे हो, जनता की मोहब्बत थोड़ी हार गए।
विपक्ष वही नहीं होता जो पार्लियामेंट में असेंबली में होता है, विपक्ष सड़कों पे भी होता है। हाँ, और वही सच्चा विपक्ष है। अब आप सुनिए, वे भी क्या दिन थे। पुराने समय में सुविधाएं कम थी, रोमांच बहुत था, संघर्ष था, सुख भले ही कम था लेकिन रोमांच खूब था। वहीं से मैंने एक रचना निकाली, वे भी क्या दिन थे। सुनिए, पहली पंक्ति से पकड़ना। बैठिए बाबूजी, मैं तो 5 मिनट ही बोलूंगा बस। ये तो फिर भी धड़ल्ले से जा रहे हैं। मेरे टाइम तो कई लोग बंद मोबाइल कान के लगा के निकलते हैं। वे भी क्या दिन थे जब घड़ी एक आध के पास होती थी और समय सबके पास था। और अगली पंक्ति पर आपकी मोहब्बत मिलेगी। आज की तरह नहीं था कि फेसबुक पर 5000 दोस्तों और परिवार में बोलचाल बन रहे। आप लोग 2 पैसे देते हो, हम कवियों के शायरों के घर चलते हैं, हम थोड़ी सुविधापूर्ण जिंदगी जीते हैं, हमारे बच्चे अच्छी स्कूलों में पढ़ते हैं। उसके बावजूद ये कवि सम्मेलन और मुशायरा हमारे लिए धंधा नहीं है, एक मिशन है। हमारी कोशिश रहती है कि मोबाइल, इंटरनेट, कंप्यूटर, टेलीविजन में उलझी पीढ़ी शब्दों से मोहब्बत करे, किताबों की तरफ लौटे, बुजुर्गों का सानिध्य हासिल करे, बुजुर्गों का सानिध्य हासिल करे। दोस्तों, एक निवेदन कर दूं, दुनिया की कितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी हो, उजाला बनाया जा सकता है, धूप नहीं बनाई जा सकती। तो ये उर्दू हिंदी के लोग जो रात रात भर जाग करके जो काम कर रहे हैं, आप बड़े मनोयोग से सुन रहे हैं। पुराने समय के सुख देखें, तब मोबाइल तो क्या, लैंडलाइन फोन तक नहीं होता था, अतः झूठ सिर्फ आमने सामने मिलने पर ही बोला जाता था। खान पान शुद्ध था और याददाश्त अच्छी थी। हर व्यक्ति को 7-7 पीढ़ियां याद रहती थी, अपनी भी और गाली गलौच होने पर दूसरों की भी। हमारी प्राथमिक शिक्षा तो ऐसी थी, प्राइमरी एजुकेशन, हमारी प्राथमिक शिक्षा तो ऐसी थी जिसमें शिक्षा प्राथमिक नहीं थी। हमारा 50 बच्चों, 3 अध्यापकों, 2 पेड़ों और एक कमरे का स्कूल हुआ करता था। आज तो इतने के बल पर लोग यूनिवर्सिटी चला रहे हैं। पढ़ाई लिखाई को लेकर कतई तनाव नहीं रहता था, क्योंकि हम स्टूडेंट और अध्यापकों के बीच, टीचर्स के बीच एक समझौता था कि सप्ताह में 3 दिन वे स्कूल नहीं आएंगे और 3 दिन हम। बोलचाल में राजस्थानी का इस्तेमाल होता था, अपनी मातृभाषा जैसे आप कन्नड़ बोलते हैं, बोलचाल में राजस्थानी का इस्तेमाल होता था। हिंदी सिर्फ शहरों तक सीमित थी, और अगली पंक्तियों पर आपकी तालियां रुकेंगी नहीं। हिंदी सिर्फ शहरों तक सीमित थी और अंग्रेजी तो पीने के बाद ही बोली जाती थी। कई प्रकार के खेल कूद थे। अब तो बच्चे गेम के नाम पर वीडियो गेम खेलते हैं। बच्चे भी क्या करें, खो खो, कुश्ती और कबड्डी तो संसद विधानसभाओं में चले गए। बाकी खेलों को क्रिकेट ने बाउंड्री लाइन से बाहर कर रखा है। जो चैनल खोलो क्रिकेट। एक दिन तो मैं भी टाइम पास के लिए देख रहा था, तो कमेंटेटर ने बड़ी ऊंची छोड़ी, बोले जब से धवन और कोहली ने मूछें रखी हैं तब से धुआंधार परफॉर्म कर रहे हैं। मेरे उस दिन समझ में आई कि दुनिया में महिला क्रिकेट क्यों पिछड़ा हुआ है। अब अपना बचपन याद करो। हालांकि क्रिकेट तब भी खेला जाता था, बैट का मालिक बैटिंग करता था और बॉल का मालिक बॉलिंग। फील्डर भी यही 2 होते थे। बैट टच न होने पर फेंकी हुई गेंद फेंकने वाले को लानी पड़ती थी। एक ओवर कुल कितनी गेंदों का होगा, ये गेंद का मालिक तय करता था। बल्लेबाज पहले गेंद पीटता था, फिर मूड के अनुसार भागकर या चलकर रन बनाता था, उसके बाद गेंद लाता था। अब आपके हाथ उठेंगे। ऐसा भी होता रहता था कि बल्लेबाज की दिन भर गेंद लाने की इच्छा नहीं रहती थी और वह दिन भर रन ही बनाता रहता था। हम आवारा पूंजीवाद के दौर में जी रहे हैं, जिसमें मिल गई बेकाबू टेक्नोलॉजी। नतीजा क्या हुआ, भीतर भर गया असुरक्षा बोध, जिसको डर कहते हैं। लाखों करोड़ों जमा हैं, उसके बावजूद टेंशन रहता है कल क्या होगा। बड़ी उम्र के लोग यहाँ बैठे हैं, अपना बचपन याद करो। 2 जोड़ी कपड़े होते थे, वो भी घर में किसी बड़े के फिट करवा लिए, और प्रेस भी तकिए के नीचे दबा के होती थी। आज वार्डरोब, अलमारी पूरी कपड़ों से भरी है, और आदमी आधे घंटे तक तय नहीं कर पाता कि इस पैंट के साथ कौन सा शर्ट मैच करे। लोग भूखे उठते तो थे, लेकिन भूखे सोते नहीं थे।
महंगाई बिल्कुल नहीं थी, ईमान के अलावा सब कुछ सस्ता था। और तालियां उठेंगी, सस्ताई का अंदाजा आप इसी से लगा ले कि फिल्मों में हीरोइनों को पैसा कम मिलता था तो भी कपड़े पूरे पहनती थी। उन दिनों रामलीलाएं मनोरंजन का प्रमुख साधन हुआ करती थी। रामलीला होती थी, सभी धर्मों के लोग देखने जाते थे और उसमें किरदार भी दूसरे धर्मों के लोग निभा लेते थे, कभी ऐसी बातें नहीं थी। उन दिनों रामलीलाएं मनोरंजन का प्रमुख साधन हुआ करती थी, जिनमें महिला पात्रों का रोल भी पुरुष ही किया करते थे। रामलीला वालों का गले मिलने और गले पड़ने का समय अलग अलग होता था। रामलीला मंडली गांव की धर्मशाला में ठहरती थी। हम बच्चे दिन में धर्मशाला में जाकर देखते थे कि गत रात ही एक दूसरे के जानी दुश्मन रहे बाली और सुग्रीव साथ साथ ताश पत्ती खेल रहे। शूर्पणखा मंथरा के लिए चाय बना रहा है और हर पुरुष की जो घर में औकात है, चटाई पर बैठा रावण रात को आरती में आए पैसों का हिसाब मंदोदरी को दे रहा है। लोग पैदल चलते थे और पदयात्राएं करते थे, जो कि पद प्राप्त करने के लिए नहीं होती थी। कुछ एक के पास साइकिलें होती थी जो 4 रोटियों में 40 का एवरेज देती थी। कारें मोटरसाइकिलें तो छोड़ो, बसें तक गिनती की हुआ करती थी। जहाज और हवाई जहाज तो हम किताबों में देखते थे और कॉपियों के बनाते थे। याद आती है वे मीटर गेज की कोयले के इंजन वाली गाड़ियां। तय करना कठिन था कि ट्रेन और यात्रियों में कौन किसको ढो रहा है। उनकी स्पीड का तो यह हाल था कि घंटे आध घंटे का सफर होता था तो भी लोग 3 वक्त का खाना बांध कर चलते थे। ट्रेन में चढ़ने में जितना पसीना आता था, उतरने में उससे अधिक आता था। अब आप व्यंग देखें, यात्री काट की सीटों पर काट के उल्लू बने बैठे रहते थे। डिब्बे में डफली वालों का गाना बजाना चलता रहता था। और भारतीयों की साइकोलॉजी देखना, और अगर पकड़ लो तो मुझे बताना, मुशायरे का कार्यक्रम है, आप ठीक से समझ जाओगे। डिब्बे में डफली वालों का गाना बजाना चलता रहता था। खड़े यात्री भजन पसंद करते थे और जिन्हें सीट मिल जाती थी वे गजल। लोग फरमाइशें करते रहते थे और डफली वाले गाते रहते थे। डफली वालों को पैसा देने का वक्त आता था तब फरमाइशें करने वाले खुद गाने लगते थे। चूंकि यात्री को सामान की भी खुद ही रक्षा करनी होती थी, अतः खाली हाथ चढ़ते थे तो भी सामान लेकर ही उतरते थे। चिट्ठी पत्री का दौर था, अब तो पत्र लेखनी बंद हो गया। चिट्ठी पत्री का दौर था। SMS ईमेल वाले क्या जाने पत्र लेखन का स्वाद। पत्रों में व्याकरण अशुद्ध होते हुए भी आचरण अशुद्ध होता था। मैंने तो स्वयं कई बार अपने पिताजी को चरण स्पर्श की जगह आशीर्वाद लिखा है। खत लिखता हूं खून से स्याही ने समझना, अर्थात प्रेम पत्र लाल स्याही से लिखकर अपने खून से लिखा बताने का रिवाज तब भी था। परिणाम भी वैसा ही निकलता था। जिन्होंने वैसे प्रेम पत्र लिख लिखकर कबूतर उड़ाए थे, आज बेचारे शादीशुदा हैं और तोते उड़े हुए। शादी से याद आया, तब शादियों में व्यर्थ का धूम धड़ाका और दिखावा नहीं होता था। बस 2-4 बाराती बैंड पर बजती बीन की धुन पर नागिन डांस कर लेते थे, क्योंकि तब बीन बनाने के लिए रुमाल ही 2-4 बारातियों के पास होते थे। और बड़ी मोहब्बत दी, मैं आखिरी पढ़ता हूं इसका बंद। वह टीवी नहीं रेडियो का युग था। टेलीविजन ने एक नुकसान यह भी किया कि जो सुनने वाली कलाएं थी उनको देखने वाली कलाएं बना दिया, तो वो गहरे से हमारे भीतर नहीं उतरते। आप ऑडियो और वीडियो दोनों को अलग अलग सुन करके देख लो आप। हालांकि प्रधानमंत्री के मन की बात रेडियो पे करने से रेडियो के तो अच्छे दिन आए। पहली बार जब उन्होंने रेडियो पे मन की बात की तो राष्ट्रपति ओबामा थे अमेरिका ने, तो उन्होंने बधाई दी मोदी जी को कि मोदी जी आज तो आपको रेडियो पे देखा। वह टीवी नहीं रेडियो का युग था। व्यक्ति बंदूक मिले बिना लाइसेंस के रख सकता था, किंतु रेडियो के लिए लाइसेंस अनिवार्य था। बिना लाइसेंस का रेडियो नहीं बजा सकते थे, जो पोस्ट ऑफिस में रिन्यू कराना पड़ता था हर 10 साल बाद। ऐसे भी दिन देखे हमने, किंतु रेडियो के लिए लाइसेंस अनिवार्य था। याद आते हैं अमीन सयानी का बिना का गीत माला, जसदेव सिंह की हिंदी कमेंट्री, कृष्ण कुमार भार्गव, देवकीनंदन पांडे और रामानंद प्रसाद सिंह के समाचार। और अब मोहब्बत मिलेगी, गर्दन झुकाकर बीबीसी तो ऐसे सुनते थे जैसे आज बीबीसी सुनते। देखो दुनिया मोहब्बत से चलती है, और राहुल गांधी जी ने भी कहा मोहब्बत करो, और गांधी का भी यही कहना था मोहब्बत।
जब जंगल में आग लगती है तो न तो वो बरगद बचते हैं जो हवा को आंधी में बदलते हैं, और न वो बांस बच पाते हैं जो आपसी रगड़ से चिंगारी पैदा करते हैं। अंतिम में पंक्तियां सुना करके अपनी जगह लूं, उसके बाद इमरान प्रतापगढ़ी जी को सुनेंगे। आखिरी पंक्ति पर मुझे तालियों से विदा करना, वरना पूरा लेख फिर से शुरू कर दूंगा। और आखिरी जो तो पंक्तियां हैं, ऐसा नहीं कि हमने तरक्की नहीं की, लेकिन कीमत ज्यादा दे दी। एक्सप्रेस हाईवे से 10 किलोमीटर नीचे उतरो, हिंदुस्तान आज भी वही। 15-20 रुपए में पानी की बोतल मिलती है तो तरक्की नहीं है। सरकारों के गालों पर तमाचे हैं कि प्रजातंत्र में 70 साल में सरकारें देश को शुद्ध पानी नहीं पिला पाई। सच है, मैं विदा होता हूं। सच है, गन्ने का रस सूख जाए तो वह लाठी रह जाता है। तब हमारा जीवन कछुए की तरह था, आज हम खरगोश की तरह दौड़ रहे हैं, अर्थात भाग सब रहे हैं और पहुंच कोई नहीं रहा।